हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, आपने बहुत बेस्ट किया होगा। आपके सारे पेपर अच्छे जाएं इसी तरीके से मैं चाहती हूँ। मेरी एक कामना भी है कि आपका कल का भी बेस्ट जाए, एवन इंग्लिश का खासकर बहुत बढ़िया हो जाए। सभी पेपर अच्छे होंगे, आप बस विश्वास रखिए, बनाए रखिए, बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया जाएगा। पेपर आप सभी के अच्छे जा रहे हैं, आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप लोग इसी तरह से परफॉर्म करते रहिए, सब कुछ A1 होगा। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए अपने ऊपर, साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। कल है आपका हिंदी का और इंग्लिश का पेपर, लास्ट पेपर है, लास्ट दिन रहेगा। फिर उसके बाद आप सभी फ्री हो जाएंगे, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। काफ़ी टाइम से आपके पीछे लगी हुई हूँ कि आपका बेस्ट में से बेस्ट करवाने के प्रयास में हूँ। चलिए देखते हैं, हिंदी है कल, बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। यहाँ पर मैंने 50 से ज़्यादा 60-70 प्रश्न दिए हुए हैं, आराम से करवाएंगे, एकदम काम डाउन होकर देखिएगा, ठीक है। चलिए आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस, मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल शालिनी क्लासेस में। आप मुझसे 6 महीने से यहाँ पर जुड़े हुए, होपफुली फ्रेंड्स ये सेकंड सेमेस्टर आप मेरे साथ जुड़े हुए पहली बार, बहुत अच्छा हम लोग करेंगे और किया भी बढ़िया है, रिजल्ट भी आप बढ़िया ही ले आएंगे, वैसे ऐसी उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अरुण शब्द का एक अर्थ होता है लाल। अरुण एक शब्द जिसका एक शब्द होता है, इसका अर्थ है लाल, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? सूर्य, दूध, अक्षर, पानी, बताइए क्या होगा। तो आपको बताना चाहती हूँ कि अरुण का जो शब्द यहाँ पर दिया है, एक अरुण का मतलब होता है लाल, दूसरे का मतलब पता है सूर्य होता है, ठीक है। दूसरे का मतलब सूर्य, अरुण का मतलब लाल भी होता है, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है। दूसरा, चंद्र शब्द का एक अर्थ है चंद्रमा। चंद्र का एक शब्द जिसका अर्थ है अंडमा, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? सूर्य होगा, कपूर होगा, प्राणी होगा कि पानी होगा? एक चंद्र का मतलब है चंद्रमा, तो दूसरे का मतलब क्या होगा? उत्तर आपको बताना चाहती हूँ, कपूर होगा। क्या होगा दूसरे में? बी ऑप्शन, कपूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रुकेंगे नहीं, लगातार करेंगे, समय नहीं है ज़्यादा हमारे पास। भाषा की लघुत्तम इकाई, सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई उसको क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, अक्षर, वर्ण। तीसरे का राइट ऑप्शन आपको बताना चाहती हूँ, क्या होगा आपका? शब्द होगा, ठीक है। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज। संस्कृत के मूल शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से बने हुए हैं, संस्कृत की भाषा में बने हुए हैं, वो क्या है? तो तत्सम है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? जिनको नहीं आता ध्यान रखिएगा, संस्कृत का सा और तत्सम का सा दोनों सा सा यानी कि दोनों करेक्ट, ठीक है। पहचान के लिए बता रहे जिनको नहीं आता। आगे आइए, संस्कृत शब्दों के जो रूप बदलते हैं वो क्या है? संस्कृत के शब्द का जो रूप बदलता है वो क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, बताइए। फिफ्थ, आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत के जो शब्द रहते हैं जब वो बदल के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। फिफ्थ में बी। आगे बढ़िए नेक्स्ट, सिक्स देखिए, देसी भाषाओं के शब्द क्या कहलाते? देसी भाषा का जो शब्द है वो क्या कहलाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो देसी भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपको एक ही ऑप्शन शब्द है, उसको हम कहते हैं देशज, ठीक है। देसी भाषा के शब्द देशज कहलाते हैं। आगे बढ़िए, विदेशी भाषा के शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो विदेशी भाषा से आए हुए बने हुए जो प्रश्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विदेशज कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। सेवन्थ में फोर्थ, आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए एट्थ आइए, जिन शब्दों को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं है, ऐसा शब्द जिनको आप तोड़ दो एकदम छोटा छोटा और उनका कोई अर्थ ना निकले, अर्थ विहीन हो जाए, कोई अर्थ ही ना रह जाए, तो वो क्या है? ऋण है, यौगिक, योग ऋण, कोई नहीं। आपको पता है कि एट्थ का आपका ए ऑप्शन सही होगा, वो ऋण होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? वो ऋण शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। आगे आइए, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता उसे क्या कहते हैं? जिनको आप तोड़ो तो उनमें अर्थ निकले, यौगिक, ऋण, योग ऋण और योग कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि जो ऐसे शब्द जिनको आप तोड़ रहे हो, तोड़ने के बाद भी उनका अर्थ निकल रहा है, तो वो हमेशा यौगिक कहलाते हैं। नाइन्थ में आपका बी होगा, यौगिक शब्द है। आगे बढ़िए नेक्स्ट चलते हैं। टेंथ देखिए, जिन शब्दों का अर्थ सार्थक होने पर भी विशेष अर्थ निकलता है वो क्या कहते हैं? ऋण, यौगिक, योग ऋण, कोई नहीं। तो टेंथ में एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या होगा? योग ऋण, ठीक है। क्या होगा? योग ऋण होगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? बताइए। एक शब्द इसमें है चारों में से जो यौगिक है, घोड़ा, रसोई घर, दशानन, बर्तन, बताइए। 10 प्रश्न हमने कर लिया, 5 मिनट भी नहीं हुआ, स्पीड में चलेंगे एकदम, रफ्तार में रुकना नहीं है। बताइए क्या होगा। तो 11th को आपको बताना चाहती हूँ, आपका रसोई घर जो है वो यहाँ पर यौगिक शब्द है। आगे बढ़िए, निम्नांकित में से कौन तत्सम शब्द है? दिख रहा है तत्सम शब्द, एक इसमें शब्द है जो तत्सम है, आदमी, मानव, चिड़िया और लास्ट वाला क्या है? भाखा। इसमें एक तत्सम शब्द है, बताइए। देखिए क्या होगा। तो मानव जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। मानव जो है तत्सम है, इसका तद्भव मनुष्य बनेगा।
नेक्स्ट देखिए 13वां प्रश्न, दिए गए शब्दों में से कौन शब्द योग रूढ़ है? त्रिनयन, कमल, लालिमा और कलम। बताइए। 13वां प्रश्न, तो आपको बताना चाहती हूँ एक ही है त्रिनयन, तीन है जिसके नयन, त्रिनेत्र। चलो, निम्नांकित में से कौन शब्द तत्सम है? आदमी, सर्प, चिड़िया और भाखा। बताइए, इसका भी बताइए क्या होगा। 14th का बताइए क्या होगा। तो आपको बताना चाहती हूँ जो तत्सम शब्द पूछ रहा है इस सब में से कि एक तत्सम शब्द है, बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स पता है ये सर्प है। क्या है? ये सांप वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंग्लिश हिंदी ग्रामर ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन तत्सम शब्द है? पत्र, तोता, दांत, पत्ता। बताइए। 15th में ए ऑप्शन होगा पत्र। पत्र जो है वो तत्सम है, बाकी नहीं है। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत और मूर्धावयी। तो आपको बताना चाहती हूँ अकु विसर्जन या नामकंठा। ठीक, तो का क्या है? कंठ। 16 में ए। आगे बढ़ते हैं। पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का दंत, कंठ, ओठ और तालु। पा। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 17 जो आपसे पूछा गया है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो है ओठ। ठीक है, किससे होता है? ओठ से। आगे बढ़िए। 18, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है? लेखों की, कहानियों की और विचारों की रचना की। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? आप बताएंगे। बताइए, आपको प्रश्न बताने हैं यहाँ पर, क्या सही होगा, क्या सही लग रहा है आपको? 18 प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर 18 का आपका एक ही ऑप्शन सही है, विचारों की। ठीक है, किसकी अभिव्यक्ति है? विचारों की, जिसमें विचार अपने व्यक्त किए। 19 देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, आवश्यक नहीं है। व्याकरण है क्या? जो आप पढ़ रहे हैं आखिर वो क्या है? तो आपको पता है बी ऑप्शन सही है, मानकता के आधार पर भाषा आपको प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए आइए, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? विसर्ग का याद है, ये वाला तो आएगा, 100% है, आएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर एक ही सही होगा, वो है आपका कंठ, क्योंकि सूत्र होता है अकु विसर्जनिया नाम कंठा। तो आपका कौन सा होगा? कंठ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ चलते हैं 21 पे। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ कहाँ से उच्चारित होता है? ओंठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। ऊ ध्वनि 21 में क्या होगा? तो 21 में एक ही ऑप्शन आपका हमेशा की तरह बेस्ट है, तो वह है ओष्ठ। कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। देखिए 22वां, देखिए किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है? एक ऐसा वर्ण है जो कंठ और तालु दोनों के सहयोग से ही उच्चारित होता है। माँ है, खा है और ए है और चा है। तो आपको पता है ये ए वाला ही है जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से ही उच्चारण होता है। आगे बढ़िए, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होगा? ओ है, फा है, घा है, ए है, ऐ है। 23 का क्या बताएंगे फ्रेंड्स? बताइए 23 में आप क्या बताएंगे? बताइए 23 में आप क्या बताएंगे? आपको पता है हमेशा की तरह ओ है। ठीक है, क्या है? ओ है। 23 में ए। आगे बढ़िए। 24, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु से होता है अनुस्वार का उच्चारण, नासिका से, मूर्धा से, कंठ से। 24 में क्या बताएंगे? तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक ही ऑप्शन है, नासिका से। किससे होगा? नासिका से इसका उच्चारण होता है। नासिका से ही करिएगा। ठीक है, फिर 25, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ, अक्षर, व्यंजन, हस्व स्वर। एक मात्रा का समय लगने की बात हो रहा है, तो आपको पता है एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है हर्ष स्वर, हस्त स्वर। ठीक है, जिसमें एक मात्रा, दो मात्रा लगेगी तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, दो से ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पर प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित जो न्यूनतम इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? भाषा, अक्षर, मुहावरा और वाक्य। 26। तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है अक्षर। क्या होगा? अक्षर। न्यूनतम इकाई किसी भी ध्वनि की क्या है? अक्षर। 27, जिन ध्वनियों के उच्चारण में समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से आराम से निकल जाती है वो क्या है? भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। जिनमें हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से उसका उच्चारण कर देते हैं। आपको हमेशा की तरह पता है वो एक ही ये शख्स है यहाँ पर,
27 में क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, स्वर में कहाँ किसी की जरूरत पड़ती है, बिना रुकावट के, बिना किसी, हम उसके आराम से 27 में क्या होगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और हम आराम से उच्चारण कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं, बताओ, जिनमें हम स्वर की बिना सहायता लिए उनको उच्चारित ही नहीं कर सकते हैं। तो भाषा, अक्षर, स्वर, व्यंजन। तो आपको पता है कि वो व्यंजन होते हैं जिनको बिना स्वर के बोल ही नहीं पाएंगे, इनका कोई उच्चारण ही नहीं होगा। 29 आइए, 29 में क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अक्षर, स्वर, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। बताइए, स्पर्श करने की बात जब आ रही है, छूने की बात जब आ रही है, ओंठ को, तालु को, दांत को, जीभ को, ओष्ठ को, ये कुल मिलाकर सबको छू रहे हैं, तो यहाँ पे अंतस्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, आपका 29 में ए ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो क्या कहलाता है। किसी शब्द का आप उच्चारण कर रहे हो, किसी अक्षर पर जो आप बल दे रहे हो वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा, अक्षर, स्वर और बलाघात। तो फ्रेंड्स वो बलाघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो बलाघात कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ कि आसान शब्दों में मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बता दूँ। नेक्स्ट चलिए, प्रत्येक व्यंजन का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो क्या कहता है, अल्पप्राण, अक्षर, स्वर, बलाघात। जल्दी बताइए। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि क्या है, अल्पप्राण कहलाता है। 1 3 5 हो, 1 3 5 जो होता है अल्पप्राण होता है, बाकी 2 जो बचा 2 और 4 वो क्या होता है, महाप्राण होता है। प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, तो आपको अभी मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। चलो आ जाओ आगे। 33, जब एक ध्वनि दो व्यंजन से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि, अक्षर, महाप्राण, बोला। जब एक ध्वनि दो संयुक्त व्यंजनों से मिल जाए उसको क्या कहते हैं, तो 33 में एक ही ऑप्शन बेस्ट होगा, उसको हम कहते हैं संयुक्त ध्वनि। जब दो मिल रहे हैं तो क्या होगा, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। घी संज्ञा है, घी कैसी संज्ञा है, घी संज्ञा के प्रकार आप जानते हैं। तो घी आप खाने वाला जानते हैं, तो उसमें कैसी संज्ञा, जाति है, भाव है, द्रव्य है, और यह व्यक्ति है, पता है कि द्रव्यवाचक है। ठीक है, 34 में क्या होगा, 34 में डी होगा क्योंकि ये द्रव्य में आएगा। आगे बढ़िए, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा बताइए। मेरी व्याकुलता, दया और पर, इसमें से कौन सा भाव है। तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन बेस्ट है 35 का, आपको पता है कि क्या है, व्याकुलता है। ठीक है, व्याकुलता जो है वो एक भाव है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, राष्ट्र आपको एक शब्द दिया है, उसका भाववाचक संज्ञा आप क्या बनाओगे, बताओ। तो क्या, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि राष्ट्र का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन, राष्ट्रीयता। क्या बनेगा, सी ऑप्शन, राष्ट्रीयता बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। चले बढ़े आगे, चलो आ जाओ। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है, राजा दशरथ के बारे में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। जल्दी। 37, तो 37 व्यक्ति की बात है क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम हो गया, स्पेसिफिक हो गया, व्यक्ति की बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। सामग्री का बहुवचन क्या होगा, सामग्रियों, सामग्रियां, सामग्री, सामग्री। सामग्री का बहुवचन आपको बताना है। 38 प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, सामग्री का क्या होगा, तो सामग्रियां। ठीक है, बहुवचन की बात हो रहा है तो सामग्रियां। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलते हैं। 39 देखिए, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द को चुनकर बताइए। गाय है, बात है, लता है, बहनें हैं। तो बहुवचन जब आपको चुनना है तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन से ही दिख रहा है कि लताएं होगा। क्या होगा, बहुवचन मतलब ढेर सारी लताएं। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलिए। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखिए। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। 40 प्रश्न में हम आ चुके हैं, बहुत कम समय में आपको करवा रही हूँ बिना किसी बात के, ताकि आप अच्छे से अच्छा करके आएँ। फ्रेंड्स चलिए, लाइक भी करते जाइएगा बीच में सभी लोग, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा, थक गई। क्या होगा 40 में, यहाँ पर आपको पता है कि एक वचन शब्द है, परागण, स्त्रीजन, आप लोग, नारी, तो यहाँ पर नारी है। ठीक है, 40 में सी होगा। नेक्स्ट, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, बहु, इस वाक्य में बहुवचन बताना। आसमान होगा कि चिड़िया होगा कि उड़ रही है कि में, तो पता है फ्रेंड्स ये चिड़िया होगा। ठीक है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। आगे बढ़िए। शब्द में उसे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन, लिंग, सर्वनाम और संज्ञा। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो एक ही पता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। शब्द के जिस रूप से एक या व्यक्ति का बोध हो, एक या एक वस्तु या व्यक्ति का बोध, उसे क्या कहते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। आपको पता है कि जब एक की बात हो रही है, एक व्यक्ति हो या एक वस्तु है, तो वो एक वचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन कौन है, इसमें से एक वचन बताना है। ठीक है, बहु, आप लोग, वस्तुएं और अधिकारी वर्ग। इसमें कोई एक ऐसा शब्द है जो क्या है, एक वचन है। 44 में क्या होगा, तो 44 में ये जो बहु शब्द है, बहु, ये एक वचन है, बाकी सब लोग, बाकी जो है वो द्विवचन में आ जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नांकित में एक वचन कौन है, गाय, लता, गाय, और ये गाय, गाय गौ माता वाला, ये गाय गाने वाला है, बातें।
तो 45 में क्या होगा? 45 बताइए। तो आपको बताना चाहती हूँ बी ऑप्शन सही है। लता जो है वो एक वचन है, बाकी सब जो है बहुवचन में आएगा। निम्नांकित में से बहुवचन कौन है? बहुवचन आपको बताना है। तिथि, तिथि, दिव्या और नदी। बहुवचन बताइए क्या होगा? आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा? ये डिबिया होगा, ठीक है, डिबिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिव्या शब्द कैसा है? बहुवचन का शब्द है। आइए आगे। जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक होना प्रकट होता है, ऐसे शब्द आपको चिन्ह बताने हैं जिनसे आपको पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो वो लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग। आगे बढ़िए नेक्स्ट। निम्नांकित में से पुल्लिंग लिंग कौन सा? आपको एक ऐसा बताना है जो पुल्लिंग लिंग का बोध कर रहा है। जाति है, जमानत है, जोंक है, जहाज है। बताइए क्या होगा? हम इस वक्त पहुंचे हैं कहाँ पर? 48 पर पहुंच चुके हैं। तो 48 में क्या है? जहाज है, ठीक है। पुल्लिंग क्या है? जहाज है, और बाकी सब जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है। निम्नांकित में से पुल्लिंग, इसमें फिर पुल्लिंग बताना है। तलवार, ताश, तकदीर और तस्वीर, क्या पुल्लिंग होगा? बताइए। 49। यहाँ पर पुल्लिंग कौन सा शब्द है? देख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कहीं नहीं गलत कर देंगे लास्ट में। क्या होगा? क्या सही लग रहा है आपको? कौन सा सही है? जल्दी बताइए। एक ही है। 49 में क्या है? बी है, ठीक है। ताश, ताश पुल्लिंग है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट देखिए। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? एक स्त्रीलिंग बताना है, एक स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। तीतर, तालाब, थूक और थकान। बताइए स्त्रीलिंग। तो 50 में क्या होगा? 50 में आपको बताना चाहती हूँ थकान जो है वो एक स्त्रीलिंग है, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में पुल्लिंग बताइए, पुल्लिंग शब्द बताइए। यही सब आप गलत करेंगे, बाकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा पूछेगा तो वो तो आप सभी लोग बता लेंगे, उसमें तो थोड़ी कोई टफ सेक्शन है। 51 में क्या होगा? बताइए पुल्लिंग क्या होगा? शराब होगा, शाखा होगा, शक्ति होगा, सम्मान होगा। तो सम्मान जो है पुल्लिंग है, बाकी नहीं है। आगे बढ़िए। निम्नांकित में से पुल्लिंग कौन है? हाथी, हरियाली, हंसी और होली। जल्दी बताइए। बहुत सोच के पूरा बनाया और फ्रेश बनाने का प्रयास किया कि फ्रेश दे दूँ, आप नया एक लेके कर लो फ्रेंड्स की। अब सारा मैनेज करना ही हूँ मैं आपके लिए। जल्दी बताइए। कंपाइल भी नहीं किया कि बता दूं आप लोगों को। चलो बताओ। 52 में बताया क्या होगा? ए। हाथी जो है वो पुल्लिंग है, बाकी नहीं है। आगे आ जाओ। देश में क्रांति की हलचल है, तो क्रांति शब्द यहाँ पर क्या? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों? कोई नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट। 53। क्रांति क्या है? कैसा शब्द है? कैसा लिंग है? क्रांति, क्रांति मच गई है घर में, देखो तहलका मच गया है। 53 में क्या होगा? बी होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। 53 में बी स्त्रीलिंग। आगे बढ़िए। गेहूं महंगा मिल रहा है, ये गेह नहीं होगा, गेहूं होगा। गेहूं महंगा मिल रहा है, रेखांकित से महंगा क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों? कोई नहीं। 54। 54 में क्या होगा? फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं। तो आपको पता है कि 54 में क्या होगा? महंगा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कैसा है? महंगा पुल्लिंग है, महंगाई नहीं महंगा लिखा है। 55 देखिए। कोई, कोई सर्वनाम है, तो कोई कैसा सर्वनाम? सर्वनाम के भेद आपको पता है। कोई कैसा सर्वनाम? बताइए, बिना देखे हुए बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता नहीं कोई, कोई क्या, कोई क्या, कोई 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 कोई, ठीक। चलो आ जाओ आगे। 56। लाल डैश 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 वाचक विशेषण है। तो यहाँ पर लाल क्या है? मेरे लाल, मेरे पीले, लाल गुलाबी नीले सब करते हैं ना अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो क्या है? तो गुड़ की बात है, जाहिर सी बात है 56 में, ठीक है। लाल कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20। तो आपको पता है 6 होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना, गलती मत करना। चलो आगे आ जाओ। फिर उसके बाद धर्म का विशेषण क्या है? धार्मिक, अधार्मिक, अधर्म, कोई नहीं। तो धर्म का विशेषण क्या है? ऐसा पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं पहचान पाए, तो जो शब्द उसमें सबसे सही रहता है वही उसका विशेषण होता है, यानी कि धर्म का धार्मिक होगा। धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का विशेषण क्या चुनेंगे? धार्मिक चुनेंगे। चलिए आगे बढ़िए। जो सर्वनाम पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक संख्याओं के नाम के बदले प्रयोग उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक निश्चय, निश्चय संबंध। बताइए। 60 प्रश्न पे आ गए फ्रेंड्स हम। अब तो बताइए क्या होगा? जो सर्वनाम पुरुषवाचक स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो 59 में यहाँ पर क्या सही होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या है? 60 पे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग। तो क्या होगा? आपको पता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे आइए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने, कहने या बोलने के लिए किया जाता है वो क्या होता है? कहने या बोलने के प्रयोग में हो रहा है। प्रथम, मध्यम, अन्य। बहुत बढ़िया, ये अच्छा है। जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने के लिए किया जाता है वो क्या होता था? आपको पता है कि क्या होता है? क्या होता है? 61 में ए होगा, प्रथम पुरुष होता है। आगे आइए। सुनने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिसमें सुनने की बात आ रही है, सुनने को प्राथमिकता दी जा रही है, सुनने का कार्य किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो आपको पता ही है कि वो क्या होगा, आपको बताओ। 62 मध्य पुरुष होगा। नेक्स्ट। विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
बताइए विशेषण के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन सही है हमेशा की तरह, 4। कितने हैं? 4 होते हैं। आइए 64, जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वो वहाँ उपस्थित ना हो, तो वो कौन सा पुरुष होगा? मध्यम, उत्तम, अन्य और पहला। आपको पता है अन्य होगा, जो वहाँ नहीं हो, हम किसी तीसरे के बारे में जब बात करते हैं तो वो अन्य आता है। जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 65 में? बताइए बताइए। जिस शब्द की जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है वो संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं। 66, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या का बोध, निश्चित है, कोई चीज़ फिक्स है, सर्टेन है, उसका बोध हो रहा है, तो आखिर क्या लग रहा है कि कौन सा सर्वनाम होगा जो यहाँ पर निश्चित की बात की जा रही? पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा और ये अनिश्चय। 3 ही है इसमें ऑप्शन, मैंने बनाया ना इसलिए 3 ही है। चलो, जब निश्चयवाचक हो, क्योंकि जानने की बात है कि जब निश्चित की बात हो रही है तो निश्चयवाचक ही होगा। आगे आइए 67 बताइए। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो वो पुरुष कहलाएगा। अनिश्चय, निश्चय, संबंध। बताइए, बोध नहीं हो तो निश्चय कहलाएगा ना, तो कोई चीज़ निश्चित नहीं है तो निश्चय में जाएगा। आगे बढ़िए 68 पे चलते हैं। जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की माप तौल और परिमाण को प्रकट करते हैं, गुण, परिणाम, संख्या और द्रव्य भी होगा ना। हाँ, सार्वनिक है। अच्छा चलो 68 में क्या होगा बता दो। तो 68 में एक ही ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है जिसमें नाप तौल ये सारी चीज़ें आती हैं। 69 क्या होगा? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए आप जब प्रयोग करते हैं तो कौन सर्वनाम यूज़ करते हैं? पुरुष, निश्चय और प्रश्न है, संबंध है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है तो 69 में सी होगा, प्रश्नवाचक। तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। आगे आइए, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और एक और होगा सारनामी विशेषण। क्या कह रहा है कि जिस विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है। 70 में क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, संख्या की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण से ही हमें संख्या का ज्ञान होगा। 71, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का भाव है या अपनत्व का भाव है वो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। बताइए 71 में क्या होगा? तो 71 में बी ऑप्शन सही होगा, निजवाचक, जिसमें आप अपना अपनत्व की बात होती है। 72, भला आदमी में कौन विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या और सार्वनामिक। भला आदमी में कौन सा विशेषण है? 72। तो आपको पता है जब भला है तो एक विशेषता बताई जा रही है यानी कि गुणवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भलाई होता तो वो चीज़ उस दूसरे में चली जाती। 73, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं वो गुणवाचक कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक या सार्वनामिक। 73, तो 73 में आपको बताना चाहती हूँ कि वो संख्यावाचक होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक कहलाते हैं। आगे आइए 74 में चलिए क्या होगा? 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाण, संख्या, सार्वनामिक। 4 लीटर दूध, परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। आगे चलते हैं 75 पे। निम्नांकित में से प्रथम पुरुष कौन है? निम्नांकित में से प्रथम पुरुष कौन है? तुम, आप, वह, मैं, यह सब। तो 75 में जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्रथम पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, वो है हम। ठीक है, ये क्या है? प्रथम पुरुष है। आगे बढ़िए, निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करें। इसमें एक सर्वनाम बता दो कौन है? 76। 77 पे हम आ गए फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर 76 पे है तो यहाँ पर कुछ जो है वो सर्वनाम है, बाकी जितने हैं वो सब नहीं है, कुछ जो है सिर्फ वो सर्वनाम है। निम्नांकित शब्दों में सर्वनाम को अलग करिए। मनुष्यता, अपना, मिठास, गूंगा। तो 77 में क्या सही होगा? निम्नांकित शब्दों में आपको जो है सर्वनाम बताना है, तो 77 में आपका सही होगा अपना। अपना क्या है? वो एक सर्वनाम की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस करवा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो लाइक कर दिए जिन्होंने नहीं किया है। बताइए क्या होगा? इतने तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आसान है, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। पेपर भी एकदम इजी और बढ़िया आएगा। अब बताइए 78 में क्या होगा? चलो देखते हैं। 4 लड़के कौन सा विशेषण है? 4 लड़कों की बात हो रही है। गुण है, परिमाण है होगा, 4 लड़के हैं, या संख्या होगा या सार्वनामिक होगा? 78। तो 78 में बता देती हूँ, जब 4 लड़के स्पेशली हैं तो संख्या की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? संख्या की। माप तौल थोड़ी हो रहा है जो परिमाण होगा। 79, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रेखांकित शब्द में जो रेखा किया गया है जिसकी, ये शब्द कौन सा सर्वनाम है?
पुरुष है, निश्चय है संबंध, निश्चय की लाठी उसकी भैंस। तो आपको बताया था जहाँ पर जिसका उसका जैसा वैसा तैसा वैसा आएगा तो संबंध में आएगा ये सब, ठीक है। 79 में डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागत है सो पावत है, कहा गया है ना। तो क्या होगा, पुरुष निश्चय संबंध। तो जो सो भी जब आएगा तो हमेशा तब भी जिसका उसका जो सो सब किसमें, सब के सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे आइए, मुझे खाने को दो, मुझे क्या होगा यहाँ पर, क्या आप भरोगे, कुछ, वाह उसने मैं। तो मुझे खाने को दो, हम लोग अक्सर कहते हैं मुझे कुछ तो खाने को दो, तो यहाँ पर कुछ होगा, क्या भरेंगे, कुछ, ठीक है। 81 में बी। 82 में क्या है, आकर मेरी सहायता करो, वह आकर मेरी सहायता करे, तुम आकर मेरी सहायता करो, उसने आकर मेरी सहायता करो, आप आकर मेरी सहायता करो। तो 82 में क्या सही होगा, तो फ्रेंड्स डी सही होगा, ये निचोदक सर्वनाम सही होगा यहाँ पर, आप आकर मेरी सहायता करें, ठीक है। चलिए, रुचि का विशेषण निम्नांकित में से कौन सा, रुचि का विशेषण क्या होगा, रुचि, रुचि, रुचिका, रुचिकर, और एक और ऑप्शन होगा कोई नहीं। चलो 83 बताइए। 83 में आपको बताना चाहती हूँ कि रुचि का जो विशेषण है वो है रुचिका, क्या होगा, रुचिका होगा यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़े यहाँ तक। चलिए आते हैं, बढ़िया देखते हैं। सिर्फ 25 मिनट अभी तक हो रहा है और आपको 85 प्रश्न तक हम लोग पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत स्पीड में करवा रही हूँ ताकि आप आराम से कर ले, खुद भी रिविज़न कर ले, देख ले। चलिए बताइए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मीठा आम, मीठा आम, मीठा आम में मीठा शब्द क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। मीठा क्या है, मीठा मीठा मीठा, तो ये विशेषण है एक, मिठास, ठीक है। चलो 85, 5 घोड़े में 5 शब्द क्या है, 5 घोड़े, गुणवाचक संख्या परिणाम 4, 5 क्या है, 5 क्या है इसमें, तो आपको पता है कि संख्या का बोध कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। 5 संख्या। चलो, मोहन चतुर है, बहुत चतुर है, तेज चतुर है, कम चतुर है, बौद्धिक, तेज, बहादुर, क्या भरोगे बताओ। मोहन चतुर है, कैसी विशेषता बताएंगे आप यहाँ पे, तो आपको पता है तो यहाँ पे भरेंगे बी ऑप्शन, मोहन बहुत चतुर है। आगे चलिए नेक्स्ट 87 आइए, परिवार का विशेषण क्या होगा, पार्श्विक, पार्थिव, पौराणिक और पारिवारिक। चलिए बताइए क्या होगा। 87 पे हम यहाँ पर है, तो परिवार का विशेषण क्या होगा पता है, पारिवारिक होगा, डी ऑप्शन सही होगा। परिवार का विशेषण पारिवारिक। दर्शन का विशेषण क्या होगा, दार्शनिक, दर्शन, दया, कोई नहीं। दर्शन का विशेषण क्या होगा, तो दर्शन का एक ही विशेषण होगा जो सही होगा, उचित होगा, बेस्ट होगा, टिकाऊ होगा, वो है दार्शनिक। 88 में, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे आइए 89, जल का विशेषण क्या है, पानी, जली, जला, पानी, जली, जला, और एक और होगा शायद, कोई नहीं। जल का विशेषण बताइए। 89 पे हम है, वाओ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जल का विशेषण बता दो क्या होगा, जली होगा, जली होगा। चलिए आगे बढ़िए। मोहन अब स्वस्थ है, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, पूर्ण, बहुत देर और तेज। तो वही बताएंगे, मोहन अब पूर्ण स्वस्थ है, पूरी तरीके से वो स्वस्थ है। देखिए प्रश्न यहाँ पर वेरी शॉर्ट में क्या है, सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, संधि किसे कहते हैं। हमेशा आप जानते हैं 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ये आपको दोनों जगह पूछा जाता है, तो आप बताएंगे संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, ठीक है। संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल होता है। यहाँ पर ये अतिलघुत्री इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अतिलघुत्री ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक। संधि की परिभाषा क्या होती है, जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती हैं, या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। छोटा सा आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जैसा उचित लगे आप लिख सकते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि होती है। संधि हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन प्रश्न आता है इसीलिए करवाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। संधि के भेद कितने हैं, तो 3 है, आप जानते हैं। इसको क्या क्या है, जहाँ पे एक स्वर, यहाँ पर क्या है, स्वर संधि का है कि जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आर्थी मतलब विद्यार्थी, रवि प्लस इंद्र और रविंद्र होता है। इसकी पहचान मैंने आपको पहले ही बताई थी। व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि से परे स्वर या व्यंजन आने से पहले जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर बराबर दिगांबर, सत प्लस जन बराबर सज्जन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनकी परिभाषा लिखने को आ जाए, इसलिए ले लिया कि बता देते हैं, क्या पता आ ही जाए। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद की बात है, स्वर और व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कह देते हैं। नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, मना प्लस बल बराबर मनोबल। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने आपको संधि विच्छेद ले लिया है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, सतकर्म है, इसकी ऐसे मिलाएगा, आपको इसका संधि विच्छेद पूछ लेगा तो सत प्लस कर्म बराबर सतकर्म है। सज्जन है तो सत प्लस जन बराबर सज्जन है। गिरीश है तो गिरी प्लस ईस है, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में बन जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया कि आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। इत्यादि है तो इति प्लस आदि है, इत्यादि का क्या हो जाता है, इति प्लस आदि। यहाँ पर देखिए या में बदल रहा है, यहाँ पर ती है, ध्यान से फ्रेंड्स गलती मत करना।
इसीलिए ले लिया है कि कुछ आपको दे दूँ। दुर्जन है, दुह प्लस जन, ये विसर्ग वाला आ रहा है, देखिए दुर्जन, दुर्जन, दुह प्लस जन। महींद्र, मही प्लस इंद्र है। उच्छ्वास है, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास है। आगे बढ़िए, इसके बाद उदाहरण है। यहाँ पर देखिए क्या है, उदाहरण दिया है तो उत प्लस हरण है। उदाहरण को कैसे तोड़ते हैं, उत प्लस हरण। देवेंद्र को देव प्लस इंद्र है। आगे चलिए इसी के साथ सबसे पहले फिर देखते हैं सर्वनाम के अर्थ और परिभाषा, मतलब सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है, सबका नाम। वे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह या वह आदि। ठीक है, क्लियर, परिभाषा आएगी 100%। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बहुविकल्पी में संख्याएं पूछता, लिखने को भी आता है। 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और एक और कौन सा है, निजवाचक। तो ये 6 के 6 आपको आने चाहिए, लिखने को भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। नेक्स्ट 5th देखिए। अच्छा, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने ले लिए, चलिए कोई बात नहीं। काव्य कितने, ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए ये पेपर के प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर से मतलब मिक्स पेपर से बनाए, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि बार बार रिपीट हुआ वही ले लिया। काव्य कितने, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य यहाँ पर होगा। एक और दो दोनों कोई नहीं, तो आपको पता है कि काव्य के 2 भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य का जिसको हम देखते हैं, और एक सुनते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बेस्ट होगा, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक, क्लियर, आया है प्रश्नों में, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। पठन का अर्थ क्या होता है, ये भी पेपर का रिपीट प्रश्न है। स्वर वाचन करना, मौन वाचन करना, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पठन का अर्थ है मतलब पढ़ना, चाहे वो बोल होगा चाहे वो मन में, तो दोनों होगा। 6th में भी तीसरा ऑप्शन। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है, वाचन गति का विकास होगा और पठित सामग्री का आप अर्थ ग्रहण करना सीख जाएंगे। वाचन का अभ्यास होगा कि दोनों होगा। तो मौन वाचन के एक ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 4th का आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, मौन वाचन की गति का विकास भी हो जाएगा और आपकी जो है मतलब आप पढ़ते पढ़ते अर्थ को भी ग्रहण करके पढ़ने लगोगे। आगे आ जाओ, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते क्या कहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। आदि का मतलब आप जानते हैं, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। क्या होता है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। तो यहाँ पर वो होगा उपसर्ग, क्योंकि आदि का उल्टा जो होता है वो अंत होता है। अंत का मतलब सुनो आप, तो अंत की बात होती तो प्रत्यय होता, अगर आदि की बात हो रही है तो प्रारंभ होगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 9th है संज्ञा। ये संज्ञा नहीं हुआ फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यूज होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। बोलते बोलते शब्द ही चेंज हो जा रहा है। चलिए आइए, समास किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं, 2 नंबर का प्रश्न होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है बताइए। देखिए समास की परिभाषा क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं कि परिभाषा आएगी। ठीक है, समास की रचना 2 पदों मतलब 2 पद को मिलाकर होती है। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन्हें मिलाकर बने नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को 2 का समास कहते हैं। 2 शब्दों के 2 पदों के मेल को आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, आपको लिखने को आएगा। जैसे यहाँ पे दया का सागर, एक समासिक शब्द बन रहा है, तो क्या बन रहा है, दया सागर बन रहा है। क्या बन रहा है, दया का सागर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा आएगी। तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस शब्द के रूप से यह पता चलता है कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो रहा है उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे चलिए, लिंग की परिभाषा। गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है, 2 नंबर का प्रश्न है। ये काफ़ी पेपरों में रिपीट हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया कि बता दूँ। अब देखिए, गद्य और पद्य में यहाँ पर एक एक क्रम में देखे चलेंगे। क्या है देखिए, एक कॉलम में आप गद्य का बनाना है कि पद्य का बनाना है। गद्य के बारे में देख लो, गद्य साहित्य कृति का एक मुक्त प्रभाव है, प्रवाह रूप होता है जिसमें लेखक अपने विचार, अपने थॉट्स, अपनी भावनाओं को एक बहुत ही व्यापक रूप से फैला कर खूब बढ़िया तरीके से लिखता है। जब हम बात कर लेते हैं उस जगह पे पद्य की, तो पद्य साहित्य के रूप में एक लेखन है जिसमें विचार और भावनाओं को कलात्मक शैली के रूप में प्रकट किया जाता है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं। लेखन शैली में है, गद्य बिना छंद के सरलता से लिखा, बिना छंद के लिखा जाता है। लेकिन जबकि पद्य जो होता है इसमें छंद और काफ़ी सजावट की चीज़ें, काफ़ी लयात्मक चीज़ें इसमें लाई जाती हैं, तभी ये काफ़ी पद्य के योग्य बनता है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते उद्देश्य में है, गद्य लिखने का मुख्य उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना होता है, जबकि पद्य लिखने का मुख्य उद्देश्य प्रसन्नता फैलाना। ठीक है, प्रसन्न करने के लिए। बोली क्या होती है, गद्य में प्रयुक्त भाषा स्वाभाविक रूप से समझने में आसान होती है। पद्य में जो होती है वो भाषा लयबद्ध होती है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए। गद्य को समझना आसान है, इसको एक बार में से पढ़कर समझा जा सकता है, जबकि दूसरी बार देखें तो
कभी कभी क्या होता है कि जो पद्य होता है वो समझना कठिन हो जाता है, फिर हम 2-3 बार पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है, क्योंकि वो थोड़ा गाने के रूप में, अर्थ के रूप में रहता है, उसके अंदर एक अर्थ छिपा रहता है। ठीक है, आगे आइए। वाक्य किसे कहते हैं, एक नंबर की परिभाषा है, जिसे वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय या अर्थ पूर्ण स्पष्ट हो उसको हम वाक्य कहते हैं, या कह सकते हैं कि जिसका एक सार्थक शब्दों के एक अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ निकले, कंप्लीट अर्थ निकले, वो हमारा वाक्य कहलाता है। आप दोनों में से कोई बता सकते हैं जो आपको उचित लगे, सही लगे। आगे आ जाओ। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, अथवा जिसका पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे नीलकमल, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा और उदाहरण भी बताइएगा बिना कहे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं ये जानते हैं। साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। ठीक है, साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना, कहानी में निहित भाव, विचार, नैतिक मूल्य को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना, ये सूक्ति मुहावरे भंडार की समृद्धि करना, बच्चों को सिखाना बताना, ये सब इनके उद्देश्य में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं। स्वसर वाचन से आप क्या समझते हैं। जोर जोर से चिल्ला के पढ़ना, जो आजकल आप लोग कर रहे होंगे। जब लिखित भाषा को अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, विचारों को समर्थनात्मक तरीके से हम जब पढ़ते हैं जोर जोर से, तो वो स्वसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वाचन कौशल का क्या महत्व होता है। अपने भाव, अपने विचार, अपनी अनुभवों को सरलता पूर्वक से स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना के योग्य बनाना, शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति, हाव भाव के साथ बोलना सिखाना, निसंकोच होकर अपने विचारों को, भाव को व्यक्त करना, ये सब क्या होता है, ये वाचन कौशल का महत्व होता है, जो कि बच्चों को डेवलप करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। औपचारिक पत्रों के प्रकार बताइए। तो प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र औपचारिक में आएगा, कार्यालय में लिखा गया पत्र औपचारिक में आएगा, शिकायत सुझाव संबंधी कोई पत्र होगा तो औपचारिक में आएगा, संपादकीय पत्र होगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, मतलब औपचारिक में आएगा, और आवेदन पत्र वगैरह होगा तो वो भी औपचारिक में ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। हिंदी में कितने विराम चिन्ह होते हैं। तो विराम चिन्ह कई सारे, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिए हैं, जो बाकी होंगे आप लिख लीजिएगा, और सिंबल भी ऐसे ही बनाइएगा, इंग्लिश वाला मत लिखिएगा। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि, उद्धरण, योजक, ठीक है, हंस पद, त्रुटि पूरक, ये सारे हैं। तो वहाँ पर लिख के बगल में ऐसा ऐसा कर दिए, मतलब उसका सिंबल बना दीजिएगा अगर पूछा जाता है तो। आगे आइए, फिर देखिए। उच्चारण स्थान के अलावा स्वरों के कौन कौन से भेद हैं। तो कंठ है, तालव्य है, मूर्धन है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ तालव्य है। ठीक है, और उसके बाद कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, क्योंकि ये पूरा एक सूत्र है, सब में एक एक जो है स्वर भी निहित होता है, और वर्गों के साथ, वर्णों के साथ स्वर को भी उच्चारित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाइए, 21 में चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो पत्र के द्वारा, निबंध के द्वारा, लेखन के द्वारा, नाटक के द्वारा, ये सब क्या है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के क्या मतलब है, कैसे है। तो मनुष्य जब अपने विचार को दूसरे के समक्ष रखता है, सामने भाषा को बोल का प्रयोग करता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति। जब हम सामने वाले को पकड़ बताते हैं, पकड़ पकड़ के बात कोई नहीं सुनता है तब। ठीक है, लिख देना फ्रेंड्स। चलो, एक प्रकार से हम आपको रिविजन करवा रहे, दिखा रहे हैं कि देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या होता है, बालकों का उच्चारण शुद्ध और परिभाषित। मतलब आप अगर मौखिक तरीके से करवाओगे तो बच्चे जो है सही उच्चारण करें, जोर जोर से बोलेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। छात्रों को शुद्ध उच्चारण करवाना, उचित स्वर से बताना क्या है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए सिखाना। ध्यान से देखना। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, वाह वाह। अच्छा, ये आइए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव मिक्स है एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं। वाह वाह अव्यय है, तो वाह वाह कैसा अव्यय। आश्चर्यबोधक है, शोकबोधक है, स्वीकारबोधक, हर्षबोधक। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब वाह वाह की बात आ रही है तो हर्षबोधक होगा। क्या होगा, हर्षबोधक होगा। आगे आ जाइए। 25वां देखिए। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आप 25 में क्या बताएंगे, एक ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण 25 में ए। आगे आइए। नेक्स्ट देखिए। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है। अति, अनु, अभि, आ। बताइए, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। 26 में क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन बेस्ट होगा, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है आ उपसर्ग। ठीक है, क्योंकि आ प्लस जीवन आजीवन हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जिस अव्यय से समय का बोध होता है वो क्या कहलाता है। जिस अव्यय से समय का बोध होता है वो क्या कहलाता है। काल, स्थान, रीति और परिमाणवाचक। जल्दी बताइए, 27 में पता है आपको क्या होगा, काल होगा। ठीक है, क्या होगा, कालवाचक होगा। आगे आते हैं, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिस अव्यय से जगह स्थान का बोध होता है वो क्या कहलाता है।
कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और पता है स्थानवाचक होता है। ठीक है, स्थान का बोध करा रहा है। आगे आइए 29, जो अव्यय दो शब्द या वाक्यांशों के वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 29 आपको बताना चाहती हूँ कि 29 में होगा समुच्चय बोधक। दो शब्द को वाक्यांशों के या वाक्यों को जोड़ते हैं उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। आगे चलते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। दुष्कर में कौन सा, दुष है, नी है, परि है, प्रति है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि 30 का जो प्रश्न है उसका है दुष। उपसर्ग है दुष, उपसर्ग इससे मिलकर दुष्कर बना है। नेक्स्ट देखिए, पत्र कितने प्रकार का होता है आपको पता है, दो होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, प्राउपसर्ग से बनने वाले दो शब्द मैंने कई सारे लिए हैं। प्रगति है, प्रबल है, प्रभाव है, प्रकृति, प्रस्थान, प्रकोप है, प्रसादित है, प्रभु है, प्रचार, प्रयोग, प्रसार, प्रकाश, प्रयास। बहुत सारे ले लिए, कोई भी याद रहेगा आप लिख देना। देखो, परि उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्द परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधि है। ठीक है, आता है, आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मौनवाचन के दो उद्देश्य बताइए। द्रुत गति से पाठन का अभ्यास करवाना बच्चों को, छात्रों को बोध शक्ति का विकास करवाना, उनमें स्वाध्याय की सेल्फ स्टडी की आदत डलवाना ताकि वो खुद भी पढ़ें, और छात्रों में सोच, मनन, तर्क शक्ति की क्षमता का बढ़ावा भी इससे होता है। मौन वाचन के लाभ बताइए। तो वाचन की गति का विकास करवाना, नेत्र मस्तिष्क दोनों एक्टिव रहते हैं, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर आती है, एकाग्र होकर सीखते हैं और खुद उसमें जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं, मन करता है। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। या कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत बच्चों के द्वारा जो दोहराया जाता है उसको हम अनुकरण, बच्चे कहेंगे अब टीचर बोलते हैं, बच्चे उनका पीछा पीछा बोलते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। वह समास जहाँ पर कोई भी पद प्रधान ना हो लेकिन समस्त पद किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करें उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। खासकर पर्यायवाची जो होती है वो इन्हीं में आती है। वाच्य के कितने भेद होते हैं जरा बताइए। 1 2 3 4, आपको पता है 3 होते हैं, कर्म, भाव और कर्ता, कृतवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिर है 40वां प्रश्न यहाँ पर है, कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पुत्र, घर, पाठशाला, पंकज। योग रूढ़ बताना है तो 40 का एक ही ऑप्शन सही है, वो है पंकज। पंकज यहाँ पर क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, आगे आइए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, कर्म, कृत्य, भाव। आपको पता है कृतवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता में कर्म अगर प्रधान होगा तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान होगा तो भाववाच्य। 41 हो गया। आते ही बढ़ते हैं 42 की तरफ। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, अभि है, अति है, अनु है, आ है। तो 42 में एक ही ऑप्शन सही है, अभिमान में अभि उपसर्ग है। ठीक है, 42 क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर ये देखिए क्या है, वह शब्दांश जो इस शब्द के पूर्व में जुड़ता है क्या कहलाता है, आपको पता है कि वो हमेशा हमेशा उपसर्ग कहलाता है। अंत में जुड़ेगा तो प्रत्यय कहलाएगा। नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है तो बताइए, सम है, ना है, परि है और प्रति है। तो नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है तो ना है, ना प्लस आस्तिक बराबर नास्तिक। क्लियर। 44 में बी। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है तो बताए, दुष है, नी है, परि है, सद है। तो सदाचार में सद है, सद प्लस आचार सदाचार। क्लियर। तो 45 प्रश्न फ्रेंड्स मैंने आपको करवा दिए, क्लास होती है ओवर। टोटल मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया बताया, होपफुली सबको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैनेज करने का प्रयास करिएगा लास्ट टाइम में। अगर आप अभी मुझे कमेंट में बता देंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पूरा समर्थन आपको देख के हर एक चीज़ करने का प्रयास कराया कि करवा दूँ, बता दूँ आपको। अब आप लोग जाइएगा, कल बढ़िया पेपर दीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। बहुत अच्छा करके आएंगे, परेशान ना होइए। बाय बाय, कल मिलते हैं।